हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनबॉर्न एस्पिरेंट्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग WBPSC क्लर्कशिप 2023 के एग्ज़ाम सीजन 3 में आए हुए मैथ्स को सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। आउट ऑफ द टू नंबर्स, इफ द फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द सेकंड वन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, दे बिकम सेम। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज। तो फर्स्ट से नंबर को 20% इंक्रीज किया गया है और सेकंड नंबर को 20% डिक्रीज किया गया है। तो फर्स्ट नंबर 20% इंक्रीज होने के बाद हो जाएगा 120/100 और सेकंड नंबर 20% डिक्रीज होने के बाद हो जाएगा 80/100। और बोला गया है कि ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद दोनों इक्वल हो चुके हैं। फिर हमें निकालना है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो जो है 80/120। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2/3। सो द राइट आंसर इज 2:3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कॉन्टेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। एक 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2। 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क। हम लोग उस मिक्सचर से 10 लीटर का मिक्सचर निकालेंगे और उसको फिर प्योर मिल्क से रिप्लेस करेंगे और ये ऑपरेशन और एक बार रिपीट करेंगे। एट द एंड ऑफ द टू रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास 40 लीटर का जार है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2। तो मिल्क का अमाउंट होगा 3/5 इंटू 40 मतलब 24 लीटर और वाटर का अमाउंट होगा 2/5 इंटू 40 मतलब 16 लीटर। तो मिल्क कितना है हमारे पास 24 लीटर और वाटर है हमारे पास 16 लीटर। अब बोला गया है इस मिक्सचर से हम लोग 10 लीटर मिक्सचर को रिमूव करेंगे। तो जो 10 लीटर मिक्सचर हम लोग रिमूव करेंगे उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 हुआ। तो हम लोग कितना मिल्क को निकाले हैं वो उसका निकालेंगे 3/5 इंटू 10 मतलब 6 लीटर और कितना वाटर को निकाले हैं वो होगा 2/5 इंटू 10 मतलब 4 लीटर। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 24 से 6 माइनस करेंगे और 16 लीटर जो वाटर था उसमें से 4 लीटर वाटर माइनस करेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे कंटेनर में 30 लीटर कंटेनर में 18 लीटर बचेगा मिल्क और 12 लीटर बचेगा वाटर। फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें 10 लीटर वाटर प्योर मिल्क ऐड करेंगे। प्योर मिल्क ऐड करने के बाद मतलब फिर उसको हम लोग लिखेंगे 18 लीटर प्लस 10। तो वाटर तो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं तो मिल्क हो जाएगा 28 लीटर और वाटर जैसा था 12 लीटर वैसे ही रहेगा। अब इनका मिल्क और वाटर का रेशियो हम लोग देखेंगे 28:12। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3। ये ऑपरेशन और एक बार रिपीट किया गया है मतलब फिर हम लोग उस 40 लीटर का मिक्सचर से 10 लीटर मिक्सचर को निकालेंगे और उसको फिर प्योर मिल्क से रिप्लेस करेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 10 लीटर जब निकालेंगे मिक्सचर तो सीधा सीधा हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो था 7:3। तो सीधा सीधा मिल्क निकलेगा हमारे पास 7 लीटर और वाटर निकलेगा 3 लीटर। तो माइनस कर देते हैं, 28 - 7 और 12 - 3। तो अभी जो मिक्सचर है उसमें बचा हुआ मिल्क है 21 लीटर और वाटर है 12 - 3 मतलब 9 लीटर। फिर लास्ट हमारे पास क्या बचा है, अब इस मिक्सचर में हम लोग 10 लीटर और प्योर मिल्क ऐड करेंगे। तो प्योर मिल्क ऐड करने के बाद तो फाइनल जो मिल्क उसमें आएगा वो कितना होगा, अभी तो है 21 लीटर और 10 लीटर मिल्क ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 + 10 मतलब 31 लीटर। और वाटर में कुछ ऐड नहीं हो रहा तो 9 लीटर जैसा था वैसे ही रहेगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 31:9। अगर इसका शॉर्टकट का बात करें तो हम लोग देख रहे हैं 40 लीटर का कंटेनर में मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क है 24 लीटर और वाटर है 16 लीटर। अब हम लोग 10 लीटर मिक्सचर रिमूव करने का मतलब हो रहा है 10/40 मतलब 1/4 पार्ट रिमूव कर रहे हैं। अब 1/4 पार्ट मिल्क से भी रिमूव होगा और वाटर से भी रिमूव होगा मतलब मिल्क भी 1/4 रिमूव होगा और वाटर भी रिमूव होगा। तो मिल्क कितने रिमूव हुआ 1/4 पार्ट और वाटर भी रिमूव होगा 1/4 पार्ट। लेकिन देखिए हम लोग बाद में फिर मिल्क ऐड कर रहे हैं, वाटर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वाटर को लेकर चलना आसानी होगा। तो बचा कितना वाटर, अगर 1/4 पार्ट हम लोग रिमूव कर दे तो 3/4 पार्ट बटे बचेगा। तो 16 इंटू 3/4 कितना होगा 12 लीटर। तो अभी जार में कितना है 12 लीटर। फिर बाद में कितना ऐड किए वो हम लोग छोड़ देते हैं। अब देख लें फिर हम लोग 1/4 पार्ट वाटर रिमूव किए तो फिर वाटर 1/4 पार्ट रिमूव करने का बाद मतलब फिर बचेगा कितना 3/4 पार्ट। तो 12 का 3/4 पार्ट हो जाएगा 9 लीटर। तो अभी जार में कितना टोटल वाटर बचा है 9 लीटर। तो मिल्क कितना बचा होगा 40 - 9 क्योंकि 40 क्योंकि बाद में फिर हम लोग 10 लीटर मिल्क ऐड करके उसका जो कंटेनर है उसका फिर वॉल्यूम 40 लीटर ही कर दे रहे थे। तो मिल्क कितना हुआ 40 - 9 मतलब 31 लीटर एंड मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 31:9। ऐसे शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते हैं। Man standing over a 150-meter length station in 10 seconds and crosses the station in 22 seconds. Then the speed of the train. अच्छा, जब वो इंसान को पार कर रहा हो ट्रेन तो अपनी लेंथ को पार करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर एल ट्रेन का लेंथ हो और एस हो ट्रेन का स्पीड
तो इसका वैल्यू कितना दिया है, L/S दिया है 10 सेकंड, क्योंकि वो इंसान को पार कर रहा है। लेकिन जब वो एक स्टेशन को पार करेगा तो अपने लेंथ के साथ साथ वो स्टेशन का लेंथ को भी पार करेगा। मतलब अब जो इफेक्टिव लेंथ हो गया हमारे पास वो हो जाएगा L+150। यहाँ पे तो स्पीड ट्रेन का इसी रहेगा और इसका जो वैल्यू दिया है वो 22। तो यहाँ पे हम लोग पहला इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा L=10s, और इसको सेकंड इक्वेशन में जो पुट करेंगे तो हो जाएगा L+150=22s। फिर L की जगह 10s पुट कर दिया तो 10s+150=22s। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10s को उस तरफ ले जाएंगे तो 22 - 10 मतलब 12s=150। तो यहाँ से s का जो वैल्यू आएगा वो होगा 150/12। ये आया लेकिन हमारे पास मीटर पर सेकंड पे, और सारे ऑप्शंस दिए हैं किलोमीटर पर आवर पे। तो हम लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे लाते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन ए। Next question, question number 38. A group of students in a class of a school collects 9 to 16. The amount contributed by each student is equivalent to the number of students in the class. Find the number of students in the class. अच्छा, let the number of students in the class be x. हम लोग मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है x, और बोला गया है जितना बच्चे हैं उतना ही अमाउंट वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट कितना होगा, ये भी होगा x। सो द टोटल अमाउंट कितना हमारे पास कलेक्शन में आ गया, x इंटू एक्स मतलब x², और इसी का वैल्यू गिवन है हमारे पास 9 to 16। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है हमें x का स्क्वायर रूट निकालना है 9 to 16 का, तो x इक्वल हो जाएगा √9 to 16, और ऑप्शंस में से 9 to 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 96। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 96। Next question is question number 41. Find the smallest number which is divisible by 7 and when divided by 8, 12 and 16 leaves 3 as remainder in each case. तो सबसे पहले हम लोग 8, 12 and 16 को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 8, 12 and 16 इज 48। तो बोला गया है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है हमें जो 7 से तो डिविजिबल है, और जब हम लोग 8, 12 और 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो ईच केस में हमें 3 रिमाइंडर दे रहा है। तो 8, 12 और 16 का हमारे पास एलसीएम आ गया 48। तो 48 में जब 48 इंटू 1 + 3 51, तो 51 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है। लेकिन जब इसे 8, 12 और 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि 7 से डिविजिबल ही होना चाहिए। नेक्स्ट तो हम लोग ऑप्शन ट्राई करेंगे 48 इंटू 2 + 3 विच इज़ 99, जो भी 7 से डिविजिबल नहीं है, और फिर 48 इंटू 3 + 3 147, जो 7 से डिविजिबल है, और साथ साथ जब 8, 12 और 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा। तो राइट आंसर इज 147, ऑप्शन बी। Next question is 42. A, B and C together earn 300 per day, while A and C together earn 188 and B and C together earn 152. The daily earning of C is. यहाँ पे बोला है सीधा सीधा A + B + C कितना अर्न कर रहा है 300 पर डे, जहाँ A + C अर्न कर रहा है 188 और B + C अर्न कर रहा है 152। तो देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन मतलब A + B + C = 300 और A + C = 188, इस इक्वेशन से अगर B कैसे निकलेगा, पहला इक्वेशन से दूसरा अगर हम लोग माइनस कर दें तो 300 - 188, इससे B निकल जाएगा जो है 112, और फिर इस B + C = 152 में अगर हम लोग पुट करें तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 152 - 112 विच इज़ 40। सो द राइट आंसर इज ₹40, द डेली अर्निंग ऑफ C। द वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन दिया था, मैंने अच्छे से लिख दिया कि 1/5 + 999 इंटू 495 इंटू 99। ये कैसे करेंगे, एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 999 + 494/495 और ब्रैकेट में 99 से मल्टीप्लाई है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास 1/5 को 1/5 रख दिया, ये बाहर का जो 99 था उसे अंदर ला दिए, तो क्या हो जाएगा 999 इंटू 99 + 494/495 इंटू 99। अब इस 499 को जब 495 से काटेंगे तो आ जाएगा 494/5। तो फिर हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दे अगर, तो 1/4 + 494/5 + 999 इंटू 99। ऐसे करने पर आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, एलसीएम ऊपर आ जाएगा 1 + 494 मतलब 495/5 प्लस 999 इंटू 99 जैसे था वैसे। अब फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 99 और दूसरा टर्म था 999 इंटू 99। जब 99 हम लोग कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 999 + 1 विच इज़ 99 इंटू 1000 एंड द राइट आंसर इज 99,000, ऑप्शन नंबर ए। Next question, what will be the ratio of the simple interest earned by the certain amount at the same rate of interest for 6 years and that of 9 years? हमें पता है एसआई का फॉर्मूला होता है PTR/100।
P होता है प्रिंसिपल, T होता है टाइम और R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें सीधा सीधा पूछा है कि 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं P भी हमारा सेम है, प्रिंसिपल सेम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सेम है। तो बस हमें टाइम का अगर रेशियो हम लोग निकाल दें तो हमारे पास एसआई का भी रेशियो निकल जाएगा। टाइम का रेशियो क्या होगा 6:9। 6:9 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2:3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2:3। Next question 48. The cost of 12 belts and 30 wallets is 8940. What is the cost of 4 belts and 10 wallets? Sorry. So the 12 belts and 30 wallets का जो प्राइस है वो है 8940। अब सीधा सीधा हमें 4 बेल्ट और 10 वॉलेट का पूछा है तो हम लोग देख रहे हैं सीधा सीधा अगर 3 से डिवाइड कर दे तो हमारा जो एक्सप्रेशन जो लोग रिक्वायरमेंट एग्जाम क्वेश्चन का वो मिल जाएगा। तो 12/3 हो जाएगा 4, 30/3 हो जाएगा 10 और 8940 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2980। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2980। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। If A's income is 25% more than B's, then by what percent is B's income is less than A? अच्छा, अगर हम लोग A और B पकड़े हैं, B का इनकम 100 मान ले तो सवाल में बोला गया है कि A का इनकम जो है वो B के इनकम से 25% ज़्यादा है। 100 का 25% होगा 25, मतलब B का इनकम अगर 100 हो तो A का इनकम होगा 125। सवाल पूछा है कि A का इनकम अगर B का इनकम से 25% ज़्यादा है तो B का इनकम A से कितना कम है? कितना कम है? 25 कम है। और हम लोग फॉर्मूला क्या है, मोर और लेस, जितना कम या ज़्यादा रहेगा और देन के बाद जो जिसका पूछा जाता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो मोर और लेस कितना हो जाएगा 25 और देन किसके रिस्पेक्ट में हमको पूछा है, ए के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा नीचे 125 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100। सो द राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 20%, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स 324, 441, 289, 326। यहाँ दिखाई दे रहा है 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है, 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है, लेकिन 326 किसी का स्क्वायर नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू प्रोडक्ट x and y is 1:3 if the price of another product y is 40, which is the average of the price of x and z, then the difference between the prices of z and x is। अच्छा, तो x/z दिया है हमारे पास 1:3 और बोला है कि y का जो प्राइस है वो 40 है। तो x को अगर x और y का जो x और z का जो रेशियो है 1:3, x को लेट कर लेते हैं हम लोग 1p और z को लेट कर लेते हैं 3p। अब यहाँ पे बोला है जिनका जो एवरेज कितना होगा 1p + 3p/2 मतलब 2p। उस 2p का वैल्यू दिया है 40, 2p का वैल्यू 40 है और हमें पूछा है कि x और z का प्राइस का डिफरेंस कितना होगा। x अगर 1p हो, z अगर 3p हो तो इनका डिफरेंस कितना होगा 2p। 2p = 40 मतलब यही हमारा आंसर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 40। नेक्स्ट, in a class the ratio of the number of boys and that of girls is 11:9. If 30% of the boys and 20% of the girls pass the annual examination, find the percent of the passed students of the class। तो हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है 11:9। तो बॉयज़ को लेट कर लेते हैं 110 एंड गर्ल्स को लेट कर लेते हैं 90। इस 110 बॉयज़ में 30% बॉयज़ पास किए हैं तो 110 का 30% हो जाएगा 33 और 90 गर्ल्स में 20% गर्ल्स पास की है तो 90 का 20% हो जाएगा 18। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 110 + 90 हो जाएगा 200 और उनमें से पास कितना किया है 33 + 80 मतलब 51। अब हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज, तो कैसे निकलेगा 51 तो पास किया है आउट ऑफ टोटल कितना 200 में, तो 51/200 × 100 विच इज ऑप्शन 25.5%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। X can finish a job in double speed of Y. Y alone can finish the job in 24 days. If they work together, in how many days they can finish the job? तो X जो है Y का डबल एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो X एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा X और Y का हो जाएगा 2:1। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। अब इस 2 का वैल्यू मतलब Y बोला है 24 डेज में काम कर रहा है, इस 2 का वैल्यू कितना हो गया 24। तो हमारे पास सीधा सीधा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। अब हमें अगर ये लोग एक साथ काम करें तो कितना टाइम में ये लोग काम खत्म कर देंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो है 12 × 24/12 + 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 8। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61।
Amal and Bimal started a business. Amal invest 500 for 9 months and Bimal invest some money for 6 months. If total profit is 69 and Bimal get 46, then the amount of investment of Bimal is. अच्छा, दो लड़के हैं अमल और बिमल. अमल कितना इन्वेस्ट किया है 500, कितना दिन के लिए 9 मंथ्स के लिए. वही बिमल का हमारे पास अमाउंट पूछा गया है तो हम लोग लेट कर लेते हैं वाई. बिमल कितना दिन के लिए इन्वेस्ट किया है 6 मंथ्स. तो जितना इन्वेस्टमेंट होता है इसका मतलब प्रिंसिपल इनटू टाइम, वही उसी रेशियो में हम लोग इंटरेस्ट को बांटते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों का इंटरेस्ट कैसे देखें, टोटल प्रॉफिट अगर बोला है 69, तो इसमें से बिमल के पास गया 46, तो बचा हुआ कितना 69 माइनस 46, 23 प्रॉफिट लेगा अमल. तो इस 23 और 46 का रेशियो हो जाएगा 1:2. तो प्रिंसिपल भी इस अमाउंट में था. तो 500 इंटू 9 डिवाइडेड बाई वाई इंटू 6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 जो रेशियो था. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके y का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आएगा 500 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6. सो द राइट आंसर इज y इक्वल्स टू 1500. ऑप्शन नंबर ए. Next question, question number 62. The average weight of the first 11% among the 12 persons is 95 kg. The weight of the 12th person is 33 kg more than the average weight of all the 12 persons. The weight of the 12 persons is. अच्छा, 11 एवरेज ऑफ द 11% बोला है 95. सो द टोटल वेट कितना हो जाएगा 11% का 11 इंटू 95. अब एवरेज वेट जो बोला है हम लोग पकड़ लेते हैं टोटल 12 आदमी का है P. तो 12% का कितना बोला है सवाल में कि टोटल 12 आदमी का जितना है 12% का उससे 33 ज़्यादा है. तो क्या हो जाएगा P प्लस 33. अब हम लोग देख लें तो टोटल 12 आदमी का कैसे आ गया, पहला 11 का था 11 इंटू 95, 12 आदमी का था P प्लस 33 और टोटल का हो जाएगा 12 इंटू P. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11P इक्वल्स टू 11 इंटू 95 प्लस 33. इस इक्वेशन से 11 से अगर डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास P इक्वल्स टू 95 प्लस 33/3 मतलब 398. ये तो गया P जो पूरा 12 आदमी का एवरेज था. तो हमें पूछा है कि 12% का कितना था, कितना हो जाएगा, उसका 33 ज़्यादा था ना एवरेज से, तो 98 प्लस 33 विच इज़ 131 kg. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. A tanker can filled by two pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively. How many minutes will it take to fill the tanker from empty state if A and B fill it together? पाइप A है और पाइप B है. पाइप A कितना टाइम लगा रहा है 60 मिनट, पाइप B टाइम लगा रहा है 40 मिनट्स. अच्छा, अगर टोटल वॉल्यूम हम लोग लेट कर लेते हैं 120 लीटर का मान लेते हैं, तो हम लोग पर मिनट में कितना पाइप A फिल करेगा ये कैसे निकालेंगे. अगर टोटल टाइम लगा रहा है 60, टोटल वॉल्यूम 120, तो पर मिनट में कितना फिल करेगा 120/60 मतलब 2 यूनिट करके फिल करेगा. वैसे ही पाइप बी हर मिनट में कितना फिल करेगा 3 यूनिट, 120/40 3 यूनिट करके फिल करेगा. अब सवाल में बोला गया है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल कैसे कितना टाइम में फिल हो जाएगा. तो टोटल पाइप ए और पाइप बी को अगर मिला दे, टोटल वॉल्यूम तो 120 है, और अगर एक मिनट में पाइप ए 2 यूनिट भरे, पाइप बी 3 यूनिट भरे, तो दोनों मिला के एक मिनट में कितना भरेगा 2 + 3 विच इज़ 5 यूनिट. सो कितना टाइम लगेगा 120/5 विच इज़ 24 minutes. Option number A. Next question is question number 64. A reduction of 12.5% of the price of the oranges enable a purchaser to get 2 more for 6. The reduced price of the dozen orange. तो बोला क्या 12.5% मतलब हमें पता है कि होता है 1/8. अब प्राइस जो है रिड्यूस हो गया. पहले अगर हम लोग मान लें 8x था तो 1/8 रिड्यूस होने के बाद कितना हो गया है अभी 7x हो गया है. तो पहले 6 रुपये में कितना मिलता था, अभी कितना मिल रहा है, अभी कितना हमें क्या बोला है ऑरेंजेस, अभी कितना मिलेगा ऑरेंजेस, तो 6/7x, और पहले कितना मिलता था 6/8x. इन दोनों का जो डिफरेंस यही है 2. देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि परचेसर टू गेट 2 more for 6. जब प्राइस रिड्यूस हो गया तो परचेसर को 2 ज़्यादा मिल रहा है. अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा 6/56 x इज इक्वल टू हो जाएगा 2. यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा 3/56. तो रिड्यूस्ड प्राइस हमें निकालना है विच इज 7x. तो 7 इंटू 3/56 विच इज 3/8. अब हमें एक का नहीं पूछा है, हमें पूछा है डजन ऑरेंज का कितना होगा. तो इसका कैसे निकालेंगे 3/8 इंटू 12 विच इज 4.5. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. The speed of a boat in still water is 8 km per hour and the speed of the stream is 4 km per hour. Find the time taken by the boat to go 48 km downstream. अच्छा, स्टील वाटर में बोट का जो स्पीड होता है अगर उसे हम लोग x मान ले 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है. तो 8 + 4 = 12 किलोमीटर पर आवर. अब डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 48 किलोमीटर और उसका स्पीड कितना है
12 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 48/12 इक्वल्स टू 4 आवर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 4332 एंड देयर क्वोशंट इज 3/4, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। अच्छा, दो नंबर का रेशियो जो है मान लेते हैं 3/4 है, तो पहला नंबर अगर 3p लेट करे और दूसरा नंबर को 4p लेट करे, तो हम लोग दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर निकाले तो 3p इंटू 4p हो जाएगा 12p², जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 4332। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा p² इक्वल्स टू 361, p का वैल्यू आ जाएगा √361 जो है 90, हम सब पता है। अब सवाल पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर कितना होगा, 3p प्लस 4p इक्वल्स टू 7p, तो आंसर हो जाएगा 7 इंटू 19 विच इज 133। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। The boys of a school can be arranged in 15, 18 or 24 equal number of rows and also in a solid square. Find the least number of boys in the school. अच्छा, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 18 को लिखेंगे 3² इंटू 2 और 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 मतलब 2⁻³ इंटू 2। अब हमें ऐसे सजाना है कि स्क्वायर में भी रहे और ये तीनों 15, 18, 24 से हो। सबसे पहले इनका अगर हम लोग एलसीएम लेखें तो क्या हो जाएगा, 3 का मैक्सिमम पावर 3⁻² इंटू 5 का मैक्सिमम पावर 5 2 का मैक्सिमम पावर 2⁻³ एंड 5 का मैक्सिमम पावर आ जाएगा 5, जो एलसीएम हो जाएगा 360। लेकिन स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि हमें स्क्वायर लेने के लिए हर एक फैक्टर का पावर भी हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो 3 का पावर 2 इवन तो है लेकिन 2 का पावर 3 इवन नहीं है और 5 का पावर 1 इवन नहीं है। तो इसको इवन बनाने के लिए हमको और एक 2 और एक 5 अगर मल्टीप्लाई करते हो सबका इवन, हर फैक्टर का पावर इवन हो जाएगा। तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है स्क्वायर बनाने के लिए, 10 से। सो आंसर कितना हो जाएगा 3600। सो लीस्ट नंबर जो होगा बॉयज इन द स्कूल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। Two trains travel in opposite direction at 36 km per hour and 45 km per hour. A man sitting in slower train passes the faster train in 8 seconds. The length of the faster train. अच्छा, स्लोअर ट्रेन में जो आदमी बैठा है फास्टर ट्रेन को 8 सेकंड में पार कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो लेंथ का बात किया जाएगा वो होगा लेंथ इक्वल्स टू होगा रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 36 + 45 विच इज 81 किलोमीटर पर आवर। और इसी 81 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने का सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 45/2। अच्छा, अब हमें लेंथ देखना है। लेंथ कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड तो निकल गया 45/2 और कितना टाइम में पास कर रहा है 8 सेकंड में, तो 45/2 इंटू 8 इक्वल्स टू 180 मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। The LCM and ACF of two numbers are 2175 and 145 respectively. If one of the number is 725, then find the other number. हमें एक फॉर्मूला पता है कि LCM and ACF होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना है, बस LCM और ACF का प्रोडक्ट को वो पहला नंबर से डिवाइड कर देना है। तो कैसे निकालेंगे, 2175 इंटू 145/725। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अदर नंबर जो निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद वो होगा 435। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ऑन वन और बोथ ऑफ द टू गेम्स, चेस एंड बैडमिंटन। ठीक है, जितना भी 45 स्टूडेंट है और जितना भी स्टूडेंट है कोई एक या दोनों गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, चेस और बैडमिंटन में। 11 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बोथ द गेम्स। 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम में पार्टिसिपेट किए हैं in both the games, whereas 17 students participate only in chess। और 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ चेस पे पार्टिसिपेट किए हैं। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन बैडमिंटन। तो पूछा गया है कि कितना स्टूडेंट, टोटल कितना स्टूडेंट है जो बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसे हम लोग वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व करेंगे। तो दो हम लोग वेन डायग्राम ले रहे हैं। तो लेफ्ट में जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास चेस को और राइट में जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करेगा बैडमिंटन को। ठीक है, अब देखिए येलो कलर का जो पोर्शन है वो दोनों सर्किल में कॉमन है, वो रिप्रेजेंट करेगा ऐसे स्टूडेंट को जो चेस और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। ब्राउन क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो सिर्फ चेस खेलते हैं, और ग्रीन रिप्रेजेंट करेगा जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं। अब हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो 11 देखिए, 11 जो है वो दोनों खेलता है, मतलब येलो की जगह हम लोग 11 पुट करेंगे। ओनली चेस खेलते हैं ऐसा है 17, ब्राउन की जगह 17 पुट कर दिए। अब देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट बोला है 45, तो ओनली बैडमिंटन ग्रीन पोर्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 45 से 7 और 11 का सम को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 45 - 17 + 11, तो 45 - 17 + 11 होता है 28, तो 45 - 28 करने से आ जाएगा 17। तो ओनली बैडमिंटन अगर पूछता तो हम लोग आंसर देते 17, लेकिन सवाल पूछा है कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बैडमिंटन। तो टोटल बैडमिंटन में कितना हो जाएगा, 17 तो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं और 11 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं।
तो आंसर कितना हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन हो जाएगा 17 + 11 विच इज 28, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, a 250-meter long goods train is running in 33 km/h in a parallel track. A 200-meter mail train is running in a speed of 60 km/h in the same direction from behind. How much the time the mail train takes to cross the goods train after it reaches the goods train? तो एक 250 मीटर का हमारे पास ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, और वो एक ट्रैक पे चल रहा है 33 km/h से, और दूसरा एक ट्रेन है मेल ट्रेन जो उससे लेंथ में थोड़ा कम है 200 मीटर, और वो चल रहा है 60 km/h से। तो मेल ट्रेन पीछे है, ज़्यादा स्पीड से चल रहा, तो एक टाइम आएगा जब वो गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो वही सवाल पूछा है कि कितना देर में क्रॉस करेगा। तो बस वही फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, टोटल लेंथ क्रॉस करेगा एक दूसरे का कितना होगा, 250 + 200 मतलब 450 मीटर। अच्छा, ये लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो माइनस हो जाएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव मतलब माइनस हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 60 - 33 km/h विच इज़ 27 km/h। फिर हम लोग देखिए ऑप्शन में सारा मीटर है, लेंथ मीटर में है, और ऑप्शन मिनट मतलब सेकंड में गिवन है, तो मीटर पर सेकंड में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। 27 km/h को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 27 × 5/18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/2 मीटर पर सेकंड। बस हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, लेंथ बाई स्पीड। लेंथ तो अभी हम लोग निकाले, इफेक्टिव लेंथ 450 मीटर और स्पीड हो गया 15/2 मीटर पर सेकंड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 60 सेकंड विच इज़ 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, a bike 2 meter long crosses 22 meter long bridge in 0.8 second. At what speed km/h was the bike traveling? अच्छा, फिर वही स्पीड कितना हो जाता है, टोटल लेंथ बाई टाइम। यहाँ पे टोटल लेंथ, बाइक अपना लेंथ और ब्रिज का लेंथ दोनों क्रॉस करेगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2 + 22 मीटर विच इज़ 24 मीटर, और टाइम दिया है 0.8 सेकेंड। स्पीड कैसे निकालेंगे, टाइम बाई लेंथ बाई टाइम। लेंथ है 24, टाइम है 0.8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब हमें आंसर आया 30 मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन सारे गिवन है km/h में। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 18 मतलब 108 km/h, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, 4 bells ring at an interval of 45 minutes, 1 hour, 1 hour 15 minutes and 1 hour 30 minutes respectively. At 12 noon, 4 bells ring together. Calculate the time when will the bell rings together again. अच्छा, 4 बेल है, 45 मिनट, 1 आवर को लिख सकते हैं 60 सेकेंड, 1 आवर 15 मिनट को लिखेंगे 75 मिनट, 1 आवर 30 मिनट को लिखेंगे 90 मिनट। इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो टोटल हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 900 मिनट। तो पहला बेल है जो 45 मिनट के इंटरवल में बजता है, दूसरा बेल 1 आवर के इंटरवल में बजता है, तीसरा बेल 1 आवर 15 मिनट के इंटरवल में बजता है, और फोर्थ बेल 1 आवर 30 मिनट्स के इंटरवल में बजता है। तो चारों बेल एक बार बज रहा है 12 बजे, फिर कब बजेगा, तो ये निकालने के लिए हम लोग जो चारों इंटरवल को हम लोग एलसीएम लेंगे तो आया 900 मिनट। तो एक बार 12 बजे बजने के बाद ये लोग फिर कब एक साथ बजेगा, 900 मिनट के बाद। 900 मिनट को जब आवर में चेंज करेंगे वो होगा 15 आवर। तो 12 नून से फिर 12 पहले जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 12 मिडनाइट, और फिर उसमें जोड़ना है 3, तो कितना आ जाएगा 3 AM। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। अच्छा, दो डिजिट हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ, ये है यूनिट डिजिट और ये 10th डिजिट। अब बोला है यूनिट डिजिट में हमें रखना है 1 या 9, तो यूनिट डिजिट को हम लोग कितना नंबर 1 या 9 यहाँ पे रखना है, और 10th डिजिट को हम लोग कितना वे से फिल कर सकते हैं, 0 to 6 कोई भी नंबर देंगे तो 1 से 70 के बीच आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यूनिट डिजिट फिल हो रहा है 2 वेज में, और 10th डिजिट जो फील हो रहा है 0 to 6 मतलब 7 वेज में। सो तो ऐसा कितना नंबर मिलेगा हमें 1 से 70 के बीच में जिसके यूनिट डिजिट में या तो 1 या तो 9 हो, तो कितना होगा 7 × 2 मतलब 14, और इसका परसेंटेज कितना निकालेंगे 14 बाई टोटल नंबर 1 से 70 के बीच है 70 × 100 हो जाएगा विच इज 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 10 workers can complete a job in 20 days. After 10 days, 50% workers leave job. And how many more days are needed to finish the job? तो 10 वर्कर काम कर रहा था 20 दिन के लिए, तो टोटल काम कितना हम लोग मान लेते हैं 10 × 20। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद 50% वर्कर्स चले गए, लेकिन उन 10 दिनों में तो 10 वर्कर पूरा काम किए होंगे, तो कितना काम कर दिए होंगे 10 × 10। अच्छा, अब बाकी बचा कितना आदमी, 10 आदमी थे, 10 आदमी 50% आदमी चले गए, तो कितना बचे 5 आदमी। अब मान लेते कि इस 5 आदमी को डी टाइम लगेगा, तो एक हमारे पास इक्वेशन बन गया 10 × 20 = 10 × 10 + 5 × d। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो d आ जाएगा 200 - 100/5, फिर 100/5 विच इज 20। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
Next question, question number 99. A got twice as marks in science as in English. His total marks in English, science and mathematics is 180. If the ratio of the marks in English and mathematics is 2:3, what is marks in English? अच्छा, ए को इंग्लिश में जितना मार्क्स मिल रहा है साइंस में उसका डबल मिल रहा है, तो यहाँ पे लोग कह सकते हैं साइंस और इंग्लिश में उसका मार्क्स का जो रेशियो है 2:1। फिर बोला गया है कि इंग्लिश में जितना मार्क्स मिल रहा है और मैथ में जितना मार्क्स मिल रहा है उसका रेशियो है 2:3। अच्छा, इस देखिए यहाँ पे इंग्लिश हमारे नेक्स्ट इक्वेशन में है 2:3 और ऊपर में है 1, तो इसको कल करने के लिए हम लोग ई को दोनों में 2 कर लेते हैं। कैसे? तो फर्स्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो 2:1 रेशियो था वो हो गया 4:2। अब देखिए पहला में भी इंग्लिश 2 है और दूसरे में भी इंग्लिश 2 है, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा क्या हो जाएगा? साइंस इज टू इंग्लिश इज टू मैथ हो जाएगा 4:2:3, और इन तीनों मार्क्स का जो सम है वो दिया है सवाल में 180। तो सिर्फ इंडिविजुअल साइंस का कैसे निकालेंगे? बेसिक जो फ्रैक्शन है 4:2:3 मतलब लिखेंगे 4/4 + 2 + 3 4/9 इंटू टोटल से मल्टीप्लाई 180। तो साइंस में कितना मार्क्स आ जाएगा? 4/9 इंटू 180, तो 4 इंटू 20 विच इज 80। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।